प्रोजेक्टाइल मोशन क्या? प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि जब किसी चीज को ऊंचाई पे फेंका जाए, जब किसी चीज को ऊंचाई पे फेंका जाए तो वो कुछ देर तक तो ऊंचा जाती है, आपने सीखा है। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा, ये देखो यहाँ देखो जरा, आइया, ये आपके सामने जो फोटो दिखाई दे रहा है ना सभी को? ये आपके सामने किसका उदाहरण है? प्रोजेक्टाइल मोशन का उदाहरण है। अच्छा, मुझे हेमा मैडम बताएंगी कि यहाँ से इसको छोड़ा गया, ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, इस जगह के बाद ये नीचे क्यों आने लगा? हेमा मैडम, तो ग्रेविटी यहाँ नहीं लग रही क्या? 9.8 तो यहाँ भी लग रही है, यहाँ भी लग रही है। क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, तो यहाँ पर जीरो हो गया और सिर्फ धरती के फ्लुएंस में नीचे गिरने लगा ये। तो नितिन पांडे जी मुझे बताएंगे कि क्या यहाँ पे 9.8 सही बता रही है मैडम? इस जगह भी 9.8 लग रहा था, जहां एरो बना रहा हूं मैं। नहीं नहीं, धरती जो लगा रहा था वो 9.8 लगा, धरती की बात कर रहा हूँ मैं, तोप के गोले के फोर्स की बात नहीं कर रहा। क्या धरती यहाँ पे भी 9.8 लगा रही थी? और कोई बताएगा? कोई करेक्शन कर दे छोटा मोटा इसमें। बोलो। अरे तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि क्या यहाँ भी 9.8 लग रहा था? उन्होंने कहा हाँ लग रहा था, मैंने कहा कोई करेक्शन कर दो। और कोई करेक्शन करना चाहता है इसमें? नहीं करना चाहता, पता ही नहीं है। हाँ, यहाँ भी 9.8 ही लग रहा था, हर जगह धरती 9.8 ही लगा रही थी, हर जगह धरती 9.8 ही लगा रही थी। बस ये होता है कि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो जब तक ये जीरो नहीं होता इस जगह तक, तब तक ये 9.8 माइनस का काम करता है, नेगेटिव का। और जब ऊपर से फिर नीचे गिरने लगता है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के फ्लो में, तब ये 9.8 प्लस का हो जाता है। नहीं समझ में आई ये बात? भाई तोप ने छोड़ा, तोप ने गोला छोड़ा, मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो हर सेकंड ये तोप के गोले की रफ्तार पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उल्टा फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। तो हर सेकंड 9.8 कम होती जाएगी इस तोप के गोले की रफ्तार, यानी कि यहां से यहां तक 9.8 माइनस में लग रहा होगा। लेकिन जब जीरो हो जाएगा और जीरो होने के बाद वो गोला नीचे की तरफ गिरने लगेगा, तो हर सेकंड 9.8 प्लस होगा। क्या होगा? प्लस। इसीलिए जब ऊपर से नीचे आता है तो 9.8 प्लस करके लगाते हैं, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो। और जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो 9.8 माइनस करके लगाते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अभी ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या, जब किसी वस्तु को ऊपर उछाला जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण और वायु के प्रतिरोध के कारण, किसके किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण और वायु के प्रतिरोध के कारण, इन दोनों के कारण उसका जो पाथ है, वो ऑब्जेक्ट तो फ्रीली मूव कर रहा है, किसी रस्सी के सहारे तो नहीं छोड़ा हमने उसे। हाँ, आपने कभी कभी मूवीज में देखा होगा वो एरो निकालते हैं बैटमैन में, या ऐसे तीर छोड़ते हैं, उस तीर में रस्सी लगी होती है, वो जाता है, अच्छा रस्सी तन जाती है। तो जब वो तीर आपने फायर किया और वो रस्सी के साथ जा रहा है,
तब उसको फ्री फॉल में नहीं काउंट करते, क्योंकि फिर रस्सी तन जाता है ना बाद में। शुरू में तो फ्रीली निकल के जाता है, लेकिन जैसे ही रस्सी पीछे से तनता है उसका फ्री फॉल खत्म हो जाता है। लेकिन अभी तोप का गोला छोड़ा है, पूरी तरह से फ्री फॉल में जाएगा वो, मतलब सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण और वायु प्रतिरोध के फ्लो में जाता है। तो कुछ दूर तक ऊपर चलता है और उसके बाद फिर नीचे आने लगता है, समझे। वही लिखा है कि गुरुत्वाकर्षण सब पर बराबर लगता है। एक कागज का टुकड़ा फेंकोगे छोटा सा, इतना सा, उस पर भी 9.8 लगेगा। एक चिड़िया का पंख, एक चिड़िया का हल्का सा पंख, उस पर भी 9.8 लगेगा। मोटा सा पत्थर, उस पर भी 9.8 लगेगा। मैं कूदूंगा, मुझ पे भी 9.8 लगेगा। तोप का गोला है, सब पे 9.8 लगेगा। तो आप कहोगे कि सर अगर सब पे 9.8 लगता है तो चिड़िया का पंख तो बड़ी देर में नीचे गिरेगा और पत्थर का गोला तो शायद देने से नीचे गिरेगा। बोलो। हाँ, चिड़िया का पंख लहरा लहरा के गिरेगा। तो 9.8 तो लगता ही है, ग्रेविटी तो सब पर बराबर मेहरबान रहती है। लेकिन जो सरफेस एरिया है, उसका आकार है क्या, आकार, उस आकार के कारण जो टाइम लग जाता है। चिड़िया का पंख ऐसे होता है फैला हुआ, तो उस पर हवा का दबाव बहुत ज्यादा लगता है नीचे से, हवा का दबाव नीचे से भरपूर लगता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे गिरता है ना। अगर आकार सेम है, इतना बड़ा 10 किलो का लोहा और इतना ही बड़ा सेम आकार का एक छोटा सा 1 किलो का बॉल, दोनों को छोड़ू, दोनों एक साथ जमीन पे गिरेंगे, समझे। कुछ फर्क नहीं होगा, फर्क तभी आएगा। हाँ, यही तो खास बात है, यही तो समझा रहा हूं मैं आपको कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड, मास तो कांस्टेंट रहता है। धरती जो है वो मास देख के फोर्स नहीं लगाती। फिर फेदर पे आ गए, फेदर पे क्यों आ गए, अभी तो मैंने कहा आकार बदलना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, लोहे का पंख है। हाँ, नहीं, दोनों पर एयर फ्रिक्शन अलग लगेगा। मास तो रेस्पॉन्सिबल होता ही नहीं, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ मास रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। इसी यही इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं। अगर अरे भैया, मास रिस्पॉन्सिबल तभी होता है जब आकार अलग हो। क्यों? क्योंकि उस पर फिर हवा का दबाव अलग तरीके से पड़ता है, एयर प्रेशर अलग तरीके से पड़ता है। आप अगर कहो कि लोहे का पंख है और चिड़िया का पंख है, दोनों को गिराओ, बस ये ध्यान रखना कि दोनों पंख इसी तरीके से गिरे नीचे। पंख जरा भी, लोहे का पंख तो ऐसे ही गिर जाएगा साइड देने से, लेकिन ये चिड़िया का पंख ऐसे 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 ऐसे, दिख रहा है मेरा हाथ। तो जब चिड़िया का पंख ऐसे ऐसे होगा, उस पर एयर प्रेशर अलग अलग तरीके से लगने लगेगा, वो टाइम ले जाएगा। लोहे का पंख ऐसे गिरेगा और ऐसे गिरते गिरते मान लो ऐसे हो गया, समझना मेरी बात। अब तुम देखो प्रेशर तो गायब हो गया उसका। पहले लोहे के पंख पे इतना प्रेशर लग रहा था, अब वो लोहे का पंख नीचे आते आते ऐसे सीधा हो गया मान लो, अब तो प्रेशर ही गायब हो गया उस पे नीचे से, वो तो गिरेगा ही तेजी से। और चिड़िया का पंख कभी ऐसे, कभी चिड़िया का पंख ऐसे हवा में होगा ही नहीं, कभी भी, कभी नहीं होगा ऐसे हवा में। वो ऐसे 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 एयर प्रेशर लेता रहेगा। अब आप चिड़िया के पंख से मत सोचो, आप सोचो कि एक ऐसी, आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, कागज का गोला बना लेना, सेम आकार का बनाना, लेकिन याद रखना, सुन रहे हो मेरी बात। हाँ हाँ, दोनों का आकार सेम है ना, सेम आकार है ना। छोड़ के देखना, दोनों एक साथ नीचे गिरेगी, जमीन को एक साथ टच करेगी। अरे भैया, वही तो कह रहा हूं मैं, मास, अरे वही तो कह रहा हूं भाई, मेरे पे विश्वास मत करो, घर में ट्राई करके देखो।
कर लो ट्राई, गलत करा है, सही से करो ट्राई, टाइम लगाओ और दोनों को गिराओ। डू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। सुनो मैंने क्या बोला, यहां देखो सामने, अरे चुप, स्क्रीन पे देखो क्या लिखा है। The acceleration due to gravity does not depend on the mass of object falling, but the force it feels and thus the object's weight does. और दिखाता हूं मैं आपको। No, acceleration due to gravity do not depend on mass of body. The acceleration produced in a freely falling body by the gravitational pull. अच्छा सब छोड़ो यार, क्या बात कर रहे हो तुम लोग। ब्रदर्स मूवी देखी है? ब्रदर्स देखी है अक्षय कुमार की? ब्रदर्स मूवी में आता है वो क्लासरूम में, और क्लासरूम में आके कहता है टाइमर लगा के, स्टॉप वॉच लगा के कि देखो ये कागज का और ये वैसा भारी वाला, और दोनों को छोड़ता, दोनों एक साथ टप्पा खाते हैं। यही तो है कि एक्सपेरिमेंट आप करके देखो, स्टॉप वॉच लगाओ और स्टॉप वॉच लगा के सेम, याद रखना सेम साइज की बॉल होनी चाहिए, आकार में जरा भी डिफरेंस होगा वो टाइम बदल देगी। क्या कह रहा हूं मैं? आकार में जरा भी डिफरेंस होगा वो टाइम बदल देगी। आकार में जरा भी, एक प्लास्टिक की बॉल लो, बिल्कुल, चलो मैं मेजरमेंट के साथ बताता हूँ। एक प्लास्टिक की बॉल लो जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर हो। रेडियस तो समझते हो ना? अरे रेडियस समझते हो ना? उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो, और ऐसे ही दूसरी प्लास्टिक की बॉल लो, उसका भी रेडियस 4 सेंटीमीटर का हो, पर एक खोखली हो और एक के अंदर रेत भरा हो। अब दोनों का आकार बिल्कुल सेम है, दोनों को छोड़ो, दोनों जमीन पर एक साथ टप्पा खाएंगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है किस पर? उसके आकार पर, क्योंकि आकार बिगड़ा, आकार अलग हुआ, तुरंत ही एयर एयर फ्रिक्शन अलग हो जाएगा। यार तुम्हारी गलती नहीं है, देखो एक चीज समझाता हूँ, तुम्हें समझ में आएगा। मैंने उस दिन बताया था, अब आज तुमने वो बताने पे मजबूर कर दिया। फोर्स फोर्स on an object is directly proportional to g, mass of earth, mass of object upon radius, g m e m upon r is radius of earth का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला लिखा, इसे देखो फिर से, क्या लिखा फॉर्मूला मैंने? फोर्स यानी कि किसी वस्तु पे लगने वाला बल, फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दो, इज इक्वल टू लगा दो, क्योंकि जी लगा दिया मैंने। द फोर्स इक्वल टू जी, बड़ा वाला जी, इस जी की वैल्यू होती है 6.1 इंटू 10 पे पावर -11। अभी आपके काम का नहीं है, चलो कोई बात नहीं। मास ऑफ अर्थ, धरती का मास, इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि धरती पे कोई भी वस्तु हो उसका मास। किसका मास? धरती पर कोई भी वस्तु, उसका मास बटे धरती के रेडियस का स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला जहां से हम स्मॉल जी निकालते हैं। अब फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, बोलो। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता? और और ये मास क्या है? ये किसका मास है? ये किसका मास है, बोलो बोलो। ये किस, हाँ, ऑब्जेक्ट का मास है। आप जिसकी भी बात कर रहे हो, यहाँ जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, अगर आप एक इंसान की बात कर रहे हो तो यहाँ भी वही इंसान की बात कर रहा हूँ। एक पत्थर की बात कर रहे हो तो ये भी पत्थर, चिड़िया का पंख तो चिड़िया का पंख, एक ही बात है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन ए नहीं होगा, जी होगा, क्योंकि हम धरती की बात कर रहे हैं, स्मॉल जी होगा, ठीक है। इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट बटे आर स्क्वायर, यही
इतना आया? इतना समझ में आया? दोनों तरफ से मास ऑफ ऑब्जेक्ट कट जाएगा। कट गया? बोलो कटा? तो अब स्मॉल जी किस पर निर्भर करता है? इस जी पर। और ये जी की वैल्यू तो फिक्स है 6.1 इंटू 10⁻11। इस पर मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ भी फिक्स है कि नहीं? और रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि धरती की त्रिज्या, इस पर भी निर्भर करता है। तो बस एक यही चीज बचती है जिसके कारण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में बदलाव आ सकता है। अब आप कहोगे सर जी धरती की त्रिज्या कैसे बदलती है? हाँ बदलती है। जहां हम हैं यहाँ पर धरती के केंद्र से दूरी अलग है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर धरती की केंद्र से दूरी 8 किलोमीटर बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी ना? बोलो। बढ़ जाएगी, केंद्र से 8 किलोमीटर बढ़ जाएगी माउंट एवरेस्ट पर। केंद्र की बात करूं, धरती के केंद्र की बात करूं, ये रहा धरती, ये है धरती, ये रहा धरती का केंद्र। हम खड़े हैं यहाँ और मैं बात कर रहा हूँ माउंट एवरेस्ट की, यहाँ इस चोटी की। तो भैया धरती के केंद्र से ऊंचाई ये रही और ये माउंट एवरेस्ट पे बढ़ जाएगी ना। तो जब मैं माउंट एवरेस्ट पे खड़ा हो जाऊंगा मैं, सुनो, जब मैं माउंट एवरेस्ट पे खड़ा हो जाऊंगा मैं, तो फिर ये जी बदल जाएगा थोड़ा सा। रेडियस बढ़ते ही जी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जी घट जाएगा, फिर 9.8 से घट के 9.2 या सिर्फ 9 ऐसे लगने लगेगा। समझ में आई बात? समझ में आई इतनी बात? नहीं आई तो समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो। कितना समझ लो? बस इतना समझ लो कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है यानी कि गुरुत्वाकर्षण का त्वरण, वो वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता। क्लियर है? बोलो। वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। उसका आकार ज्यादा चौड़ा होगा तो वो धीरे गिरेगा, उसका आकार कम चौड़ा होगा तो वो तेज गिरेगा। सीधी बात है ना। देखो ये, यही स्लेट मैं अगर इसी तरीके से छोड़ूं तो इसके गिरने का समय अलग होगा, और यही स्लेट मैं इस तरीके से खड़ा करके छोड़ूं तो गिरने का समय अलग होगा। ये जल्दी गिरेगा खड़े करके, क्योंकि अब खड़ा कर दिया तो यहाँ पर एयर प्रेशर बहुत कम लगने लगा। आप बात करते हो एयर प्रेशर की, एयर प्रेशर कितना लगता है? ये मेरी खुली हथेली, इस खुली हथेली पर लगभग लगभग 100 किलो का एयर प्रेशर लग रहा है। यानी कि मैंने हाथ ऐसे कर रखा है तो हवा इस पर 100 किलो का, लगभग लगभग 100 किलो का दबाव लगा रही है। लेकिन वही 100 किलो का दबाव नीचे से भी लग रहा है, हर तरफ से लग रहा है, इसीलिए मुझे पता नहीं चल रहा। समझे? बोलो, समझे कि नहीं? एयर प्रेशर एक्सपेरिमेंट विद हॉर्सेस। देखो ये डायग्राम देखना, ये डायग्राम देख रहे हो? ये जो डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है, जानते हो ये डायग्राम क्या बता रहा है? कोई जानता है? ये डायग्राम बता रहा है कि आपके सामने जो ये दो आधे आधे कटोरे दिखाई दे रहे हैं ना, ये चिपकाए हुए दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों, ये कटे हुए कटोरे थे, दोनों कटोरों को चिपका के और दोनों कटोरों के बीच में से हवा निकाल दी है। किसी चीज से नहीं चिपकाया, गोंद या फेविकॉल से नहीं चिपकाया, वेल्डिंग नहीं करी है इसको, चिपका के ऐसे रख के बस दोनों के बीच में से हवा निकाल दी है, वैक्यूम बना दिया है, सारी हवा खींच के बाहर कर दी अंदर की। अब सोचो कि अंदर इन दोनों कटोरियों के अंदर जरा भी हवा नहीं है, बिल्कुल भी हवा नहीं। तो बाहर से जो बल लग रहा है हवा का, वो इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि दोनों तरफ 7-7 घोड़े मिलके भी उसे खींच के अलग नहीं कर पा रहे।
समझे? बोलो, समझ में आया कि हवा कितना बल लगाती है? आपने देखा है घर में ग्लास पे चिपकाने वाला शक्कर? बोलो, रबड़ का शक्कर देखा है? जब आप उस शक्कर को ग्लास पे ऐसे करके चिपका के उसके अंदर से हवा निकाल देते हो तो वो कितना टाइट हो जाता है। उसको यूं करके खींचो तो खींचता नहीं है, लेकिन लोग उसको टेढ़ा मेढ़ा कर दें थोड़ा सा ताकि उसमें थोड़ी सी भी हवा घुस जाए तो फटाक से खिंच जाता है। क्योंकि जरा सा भी हवा अगर उस शक्कर के अंदर चला जाए ना अंदर, तो फिर हवा अंदर से भी फोर्स लगा देती है, प्रेशर लगा देती है, और बाहर से जो प्रेशर लग रहा होता है वो न्यूट्रल होने लगता है धीरे धीरे और वो खुल जाता है। शक्कर नहीं देखा आज तक? हाँ, धूप से बचने के लिए लगाते हैं तो उसको चिपकाने के लिए लगाते हैं, या फिर मोबाइल होल्डर्स के नीचे। हाँ, मोबाइल होल्डर्स के नीचे लगा होता है, या फिर बड़े बड़े डाइनिंग टेबल आते हैं, उन टेबल में लकड़ी के स्टैंड के ऊपर वो शक्कर लगा होता है जिसके ऊपर सीधा शीशा रख के चिपका देते हैं। अंतरिक्ष में जो जाते हैं हम लोग, कोई भी, तो एक सूट पहनते हैं। उस सूट के अंदर थोड़ी सी हवा होती है जो कि अंदर से लगने वाला प्रेशर मेंटेन करती है, हमारे शरीर का प्रेशर मेंटेन करती है। वरना अंतरिक्ष में क्या है? अंतरिक्ष में तो हवा ही नहीं। बोलो, नहीं है ना हवा अंतरिक्ष में? जब अंतरिक्ष में हवा है ही नहीं, तो जब आप अंतरिक्ष में जाओगे तो बाहर से जो प्रेशर है वो हो जाएगा जीरो, और अंदर से जो आपकी नसों में खून बह रहा है उसका प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि सारे नसें फट जाएंगी, सब फट जाएगा, नाक मुंह से ब्लीडिंग, सब खून खूनम खून हो जाएगा। इसीलिए इंसान फट ना जाए, इसके लिए एक स्पेशल सूट होता है। उस सूट के अंदर हवा भरी होती है जो कि हमारे शरीर पर प्रेशर बना के रखे, ताकि बाहर का प्रेशर और अंदर हमारे जो नसों में खून बह रहा है जो, उसका प्रेशर बराबर रहे और हम फटे नहीं। समझे? बोलो, समझे कि नहीं? ठीक है, तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने आपको बताया कि किसी भी वस्तु को जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो एक निश्चित समय तक ऊपर जाता है, फिर उसकी स्पीड शून्य हो जाती है, उसके बाद वो नीचे गिरने लगता है। इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। क्या कहते हैं? तो पिस्टल शूटिंग में, तीरंदाजी में, भाला फेंक में, शॉट पुट में, हैमर थ्रो में, डिस्कस थ्रो में, लॉन्ग जंप में, पोल वॉल्ट में, सब चीजों में प्रोजेक्टाइल होता है। कैसे है देखो, ये मैंने बता ही दिया आपको। जो प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे बेहतरीन जो दूरी जाती है वो जाती है 45 डिग्री पे। किस पे? 45 डिग्री पे बेस्ट डिस्टेंस, या बेस्ट नहीं लिख के आप लिख सकते हो मैक्सिमम डिस्टेंस, 45 डिग्री पे। और 90 डिग्री पे मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम हाइट, सब कुछ। तीन चीजें होती हैं प्रोजेक्टाइल जब फेंकते हैं। जब भी कोई चीज आप ऊपर फेंकोगे तो तीन चीजें होती हैं: कितने समय में वो नीचे गिरा, कितनी ऊंचाई तक वो ऊपर गया, और कितनी दूरी तक वो गया। क्लियर है? कौन सी तीन चीजें होती हैं? बोलो। कितने समय तक ऊपर गया, कितनी ऊंचाई तक गया, और कितनी दूरी तक गया। पहले ये पता चला। अब देखिए, किस किस चीजों से प्रोजेक्टाइल मोशन प्रभावित होता है। जब हम फेंकते हैं तो किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है? पहला तो एंगल। क्या? एंगल। किस एंगल से आप फेंक रहे हैं, मैंने अभी यही दिखाया था। देखो,
75 डिग्री पे फेंक रहे हो या 90 डिग्री पे फेंक रहे हो या 60 डिग्री पे फेंक रहे हो, 45 डिग्री पे फेंक रहे हो, 30 डिग्री पे फेंक रहे हो, किस एंगल फेंक रहे हो वो मायने रखता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये एंगल कैसे मायने रखता है, अभी पता चलेगा धीरे धीरे। दूसरा, प्रोजेक्शन हाइट। क्या? प्रोजेक्शन हाइट रिलेवेंट टू लैंडिंग सरफेस। क्या? अब ये समझ नहीं आएगा आपको, ये समझो, ये रही ऊंचाई, यहां पे खड़ा हूं मैं, ठीक है। अब मुझे यहां से भाग के कूदना है और लैंड करना है मुझे यहां पर, ठीक है। क्लियर है? बोलो। तो जब मैं भागूंगा और भाग के कूदूंगा यहाँ से, तो ऑटोमेटिकली मैं ज्यादा दूरी के बाद लैंड करूंगा। क्लियर है? तो यहाँ से क्या समझ रहे हैं आप कि जंप करने वाली जो हाइट है, उस हाइट से जो लैंडिंग हाइट है, वो हाइट अगर नीची होगी तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, टाइम भी बढ़ जाएगा, दो चीजें बढ़ जाएंगी, हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन यही अगर उल्टा हो जाए, अगर किसी को यहाँ से यहाँ, ये अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब काले रंग से बना, अब यहाँ मैं खड़ा हूँ, अब यहाँ से मुझे भाग के इस पे कूदना है, इस पे कूदना है, ऊपर कूदना है, ठीक है। तो क्या होगा, अब जब मैं दम लगा के कूदूंगा तो मुझे ग्रेविटी के विपरीत काम करना है। किसके विपरीत? ग्रेविटी के विपरीत काम करना है। धरती मुझे नीचे खींच रही होगी लेकिन मुझे ऊपर की तरफ जाके लैंड करना है, तो मेरी हाइट, जो मेरी हाइट है, यानी कि जितनी ऊंचाई पे मैं कूद पाने की कोशिश करूंगा वो हाइट कम हो जाएगी, और जो दूरी है, डिस्टेंस, वो भी कम हो जाएगी, मैं ज्यादा दूर भी नहीं कूद पाऊंगा। समझे? अब ये जो भी चीज मैं बता रहा हूं इसको फॉर्मूले से रिलेट करके बताऊंगा अभी, पहले अभी ऐसे जान लीजिए। और किस चीज से प्रभावित होता है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि आपने जिस भी चीज को फेंका है उसको किस रफ्तार से फेंका है, शुरुआत में किस रफ्तार से फेंका है। अगर बहुत तेज रफ्तार है तो वो बहुत दूर तक ऊपर जाएगी, और जब तक वो ऊपर जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, उसकी दूरी बढ़ती रहेगी, फिर जब वो जीरो होगी तो नीचे आने लगेगी। अब मान लो आपने कम ताकत से फेंका है तो यहीं जाके जीरो हो गई, तो यहीं से नीचे आ जाएगी। समझ रहे हो? जितनी ताकत, मान लो थोड़ी ज्यादा ताकत लगाई है तो यहाँ तक ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आने लगी। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? शुरुआत में कि, हाँ, तो भैया फ्री फॉल जब करता है तो कभी मास मैटर नहीं करता, ग्रेविटी के का। यार, ये जी क्या है, ये स्मॉल जी क्या है, ये स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही तो है। अगर मास आपका, आप कह रहे हो कि बहुत भारी चीज फेंकी है, तो उस भारी चीज को आपको फेंकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आप अगर शुरू में फोर्स कम लगा दोगे तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, आप वेलोसिटी कम कर दोगे तो वो दूर जाएगा ही नहीं, बोल तो रहा हूं मैं। लेकिन जब वो फेंक दिया जाएगा, फेंकने के बाद जहां उसका फोर्स जीरो हो गया, मान लो, मान लो इस जगह, लास्ट इस जगह पर उसका फोर्स जीरो हो गया, तो उसके बाद फिर जब वो नीचे गिरेगा तो चाहे वो कितना ही भारी क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ेगा, धरती उसे उसी रफ्तार से नीचे खींचेगी जिस तरीके से, जिस रफ्तार से हल्की चीज को खींचती है। बस साइज, उसके उसका साइज, आकार जो है उस पर फर्क पड़े, उसके कारण फर्क पड़ सकता है बस। भाई समझो, जोड़ो आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपने 10 किलो का पत्थर फेंका है, तो 10 किलो के पत्थर को जिस मशीन से फेंका, उस मशीन ने बड़ी जोरदार तरीके से फेंका है, तो वो बहुत तेजी से निकला, बहुत तेज रफ्तार से निकला और बहुत तेजी से उड़ के गया आगे। तो भैया जब तक उसके अंदर ताकत है तब तक वो उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा, और जहां जाके उसकी सारी ताकत खत्म, वहां जीरो हो जाएगा। अब किसके संपर्क में है वो? अब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरेगा, और जब नीचे गिरेगा तो धरती एक बराबर बल लगाती है,
अब उसी मशीन से आपने 10 किलो के पत्थर की जगह 50 किलो का पत्थर फेंका है, उसकी रफ्तार तो कम होगी ना, ऑटोमेटिक कम होगी ना रफ्तार, वो तो थोड़ी सी दूर जाकर ही उसकी ताकत खत्म हो जाएगी और वो गिर जाएगा नीचे वहीं। तो भैया मास तो सिर्फ इसी बात पे मैटर करता है कि आपने उसको फेंका किस रफ्तार से है, लेकिन जब वो ऊपर चला जाएगा और उसके बाद जब नीचे गिरेगा तो मास का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, भाई तभी तो यार लड़कियों को 4 किलो का गोला फेंकवाते हैं, लड़कों को 7.2 किलो का। लड़कियों के लिए कम वजन रखते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी मांसपेशियों में ताकत कम है बनावट के हिसाब से। तो भैया शुरू में जो वेलोसिटी देने की बात है वो कम दे पाएंगे, इसलिए उनको हल्का चीज दिया गया है शुरुआती वेलोसिटी के लिए। किसके लिए? हाँ, अगला ग्रेविटेशन। प्रोजेक्टाइल मोशन पे ग्रेविटेशन का फर्क पड़ता है। किसका फर्क पड़ता है? ग्रेविटेशन का, गुरुत्वाकर्षण का। वो मैंने अभी अभी आपको समझाया। यहाँ पर ऊपर से नीचे कोई कूदेगा तो गुरुत्वाकर्षण उस पर प्लस पॉइंट क्रिएट करेगी और वो जल्दी गिरेगा नीचे और थोड़ी दूरी तक जाएगा, मतलब समय जो है उस समय समय घट जाएगा, दूरी उसकी दूरी ज्यादा दूर तक जाएगा। लेकिन वही नीचे से ऊपर कूदेगा तो फिर धरती उसको नीचे की तरफ खींच रही होगी, नेगेटिव इफेक्ट लगा रही होगी, तो नेगेटिव फर्क पड़ेगा उस पर। और किस पे? एयर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और किस पे? क्या आ गया ये? एयर रेजिस्टेंस यानी कि वायु का जो घर्षण होता है उसके कारण। अब एयर रेजिस्टेंस कैसे कैसे प्रभावित होता है? सरफेस एरिया पर। अगर किसी वस्तु का सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा है, क्या ज्यादा बड़ा है, तो उस पर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना? ओके, अब बात करते हैं मास की। तो मास से क्या प्रभाव पड़ेगा बोलो? मास अगर बढ़ा दें तो क्या एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगा? अब एरिया पे देखो, अब यही समझने की बात है, यही सब समझने की बात है। मास का फॉर्मूला, मास इज इक्वल टू, बोलो। नहीं, मास, मास मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी यानी कि किसी भी चीज का घनत्व, इनटू वॉल्यूम यानी कि उसका आयतन। तो यानी कि एक इतने बड़े गोले में आपका जो मास है वही मास इतने छोटे गोले में भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता बोलो? बाकी सब बताओ, क्या बड़े गोले का मास छोटे गोले के मास के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता बोलो? अरे बोलो। सामने होते ना तो साले घुसंड लगाया था मैं, वैसी खोपड़ी खराब। हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई, ये बड़ा गोला, इतना बड़ा गोला है, ये मान लो स्पंज का है, कम घना है ये, कम घना है ये। और ये छोटा गोला जो है ये मिट्टी का है, ये ज्यादा घना है, यूं यूं ज्यादा घना है खूब सारा। तो इस बड़े गोले का मास छोटे गोले के मास के बराबर हो सकता है। तो इसीलिए एयर रेजिस्टेंस मास पे भी प्रभाव डालता है। कब डालेगा? अगर मास के कारण, मतलब ये जो साइज है साइज बढ़ जाए। समझने वाली बात है, देखो कंफ्यूज नहीं होना। मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है वो खिंचाव मास से प्रभावित नहीं होता। कहा ना मैंने कहा वो खिंचाव मास से प्रभावित नहीं होता, बकायदा उसका आकार नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि आकार बदलते ही उस पर वायु दाब बढ़ जाएगा, घट जाएगा। यहाँ भी वही बात है। वायु दाब किस किस कारण से बढ़ता है, घटता है? वायु दाब बढ़ता है सरफेस एरिया के कारण। किस कारण से? हाँ, चौड़ी चीज पे ज्यादा लगेगा, पतली चीज पे कम।
और दूसरा मास पे। अब अगर मास मास के कारण साइज बढ़ गया तो वायुदाब बढ़ जाएगा। मास बढ़ा लेकिन साइज नहीं बढ़ा तो वायुदाब नहीं बढ़ेगा। समझे? समझे कि नहीं? अरे बोलो। मास बढ़ गया लेकिन आकार नहीं बढ़ा तो उसमें वायुदाब भी नहीं बढ़ेगा। क्लियर है? और तीसरा स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है तो भी उस पर एयर रेजिस्टेंस का फर्क पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट धीमा होता जाएगा उस पर एयर रेजिस्टेंस तेज होता जाएगा। ठीक है? और क्या क्या है? स्पिन ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो भी चीज आपने फेंकी है वो घूम किस रफ्तार से रही है। अगर वो ये गोला है सीधा निकल के गया है तो उसके उड़न दूर तक जाने और गिरने का जो है सब अलग होगा। और वही अगर यही गोला फेंकने के बाद यूं 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 गोल 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 होके गया है तो फिर उसके गिरने की जो बात है वो अलग होगी। उसका समय अलग होगा, गिरने का दूरी अलग होगा, समय अलग होगा, सब अलग हो जाएगा। क्यों? जानते हो क्यों? बोलो। मैग्नस इफेक्ट के कारण। किसके कारण? तो अब ये मैग्नस इफेक्ट बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, वरना आप हो जाओगे कंफ्यूज। अब ये रहा आपके सामने प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करके फेंक देगा। मैक्सिमम रेंज, ये देखो पहले, सबसे पहले मैक्सिमम रेंज या आप कह सकते हो मैक्सिमम दूरी। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो सबसे अधिक दूरी तय करने के लिए किस किस चीज पर निर्भर करता है? क्या? देखो देखो बताओ, क्या किसी फॉर्मूले में मास है? बोलो। तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्टाइल को जब आप फेंकते हैं तो मास से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? वेलोसिटी से। हाँ, अब आप कहोगे कि सर जी वेलोसिटी तो मास से फर्क पड़ता है वेलोसिटी पे, तो अगर भारी चीज होगी तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, यही कहोगे ना आप? तो उसके लिए मैं आपको समझा चुका हूं पहले ही कि इसमें मास का बस एक ही रोल है। वो रोल है कि शुरुआत में वेलोसिटी कितनी दे पाओगे आप, बस। और एक बार फेंक दिया आपने वेलोसिटी देके तो उसके बाद मास का कोई रोल नहीं है। देखो जरा फॉर्मूला समझो। क्या है ये फॉर्मूला? R इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। v मतलब वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर करना है। आपकी जो भी वेलोसिटी हो, 100 मीटर प्रति घंटा, 50 मीटर प्रति घंटा, जो भी हो, 50 मीटर प्रति सेकंड, 100 मीटर प्रति सेकंड, जो भी हो। जी की वैल्यू फिक्स है आपकी 9.8, फिक्स है ना? बचता है साइन साइन थीटा। तो अगर आपको पता हो कि साइन थीटा की अगर वैल्यू देखें तो साइन 0 होता है 0 और साइन 90 होता है 1। 90 मतलब कोण, किस कोण पे फेंका? 0 डिग्री पे फेंका, 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 5 डिग्री पे, 10 डिग्री पे, 20 डिग्री पे, 50 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तो ये डिग्रीज पे जाके होता है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1। क्लियर है? ये बात क्लियर है? तो अब अगर मैं साइन 2 थीटा, तो अगर मैं यहाँ पर साइन 2 इंटू 0 कर दूं तो 0 से गुणा करूंगा तो सब 0 हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। बोलो, होगा ना? यानी कि इसका मतलब कह रहा है कि ये यहाँ पे 0 डिग्री पे अगर ऐसे फेंकू, ऐसे ऐसे फेंकू सामने, तो भैया ना उसकी दूरी होगी ना, और मतलब उसकी क्या दूर जाएगा? जाएगा ही नहीं। लेकिन यही अगर थीटा 45 डिग्री हो, कितना कितना, तो अब मल्टीप्लाई करो साइन 2 इंटू 45, 2 इंटू 45 कितना होगा? 90। कितना होगा? 90। और 90 आते ही वैल्यू आ जाएगी 1। एक से ज्यादा वैल्यू आती ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री में, एक से ज्यादा वैल्यू आती ही नहीं। तो अब देखो, आप सीधा सीधा साइन 2 थीटा को हटा के यहाँ लिख दोगे वी स्क्वायर बटे जी इंटू 1। अब जो आपकी वेलोसिटी है और जो आपका ग्रेविटी है
उसके आधार पर आपका ऑब्जेक्ट जाएगा जितनी दूर जा सके। क्लियर है? तो इसीलिए कहते हैं 45 डिग्री, 45 पे सबसे दूर जाएगा, इसीलिए ये कहते हैं कि 45 पे सबसे दूर जाएगा। अगला है मैक्सिमम हाइट। इसका फॉर्मूला हाइट इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। क्या? वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। अब देखो, अब यहाँ पर साइन थीटा ही है, डायरेक्ट स्क्वायर करना है, साइन थीटा का स्क्वायर करना है। तो भाई जीरो तो आप रखोगे नहीं, नहीं रखोगे, जीरो का स्क्वायर जीरो आ जाएगा, नहीं आएगा, क्यों? और आपने देखा सबसे ज्यादा वैल्यू कब आती है? 90 पे। कब आती है? 90 पे। तो यहां पर अगर मैं रखूं साइन 90 पर वैल्यू आएगी 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, आएगा ना? तो फिर यहाँ पर 90 डिग्री अगर मैं लगा दूं तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बटे 2g इंटू 1, 90 डिग्री पर। तो यानी कि अगर मैक्सिमम हाइट की बात करें तो आप अगर किसी चीज को 90 डिग्री पर फेंकोगे, यानी कि सीधा यूं खड़ा ऊपर, पिस्टल से यूं चला गोली ध्यूं ऊपर, तो 90 डिग्री पर फेंकोगे तो वो सबसे अधिक ऊंचाई पर जाएगा। कहाँ जाएगा? सबसे अधिक ऊंचाई पर। ऐसे ही समय, सबसे अधिक समय कब लेगा? वो भी 90 डिग्री पर ही लेगा, क्योंकि साइन थीटा है डायरेक्ट। तो साइन 90 पर सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी 1, 1 आएगी, तो 1 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2v बटे जी, है ना? बोलो, क्लियर है? चलो, तो ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। एक बार में नहीं आया होगा, इस वीडियो को 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, ताकि आपको अच्छे से प्रोजेक्टाइल और ये क्लियर हो जाए कि किसकी कहाँ क्या वैल्यू है। क्लियर है ना?